सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मंजूर किए गए हालिया मुतनाज़ कानून और कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म जबर से हम सब पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि 8 दहाइयों कबल दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों की तहरीक हकीकत पर मबनी थी। और आज जो कुछ भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बनने का मकसद और वजह ये मजालिम ही थे जो आज भारत में मुसलमानों पर किए जा रहे हैं। मुसलमानों की महरूमियां जब हद से बढ़ी तो क़याम पाकिस्तान की लहर चली और फिर वो दिन आया जिसने तारीख में मुसलमानों को एक अलग पहचान और रुतबा दिलाया। 23 मार्च 1940 वो तारीखी दिन था जब क़याम पाकिस्तान के लिए लाजवाल जिद्दोजहद पर मोहर सब्त हुई। लाहौर के मंटू पार्क में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान यानी मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की करारदाद मंजूर की। बेगम मोहम्मद अली जौहर ने तकरीर में करारदाद को पहली बार करारदाद पाकिस्तान कहा था। इस करारदाद में कहा गया था कि हिंदुस्तान के वो इलाके जो मुस्लिम अक्सरियती और जुग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं उनकी हदबंदी ऐसे की जाए कि वो खुद मुख्तार आज़ाद मुस्लिम रियासतों की शक्ल इख्तियार कर लें। जिन इलाकों में मुसलमान अक़लियत में हैं वहां उन्हें आइन के तहत मजहबी, सकाफती, सियासी, इक़्तिसादी, इंतज़ामी और दीगर हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का उस वक्त का आइन मुसलमानों के हुकूक पूरे नहीं करता था। करारदाद पाकिस्तान की ठीक 7 बरस बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कुर्रे अर्ज़ पर वजूद में आया और पूरी आबो ताब के साथ चमका और अभी तक उसी चमक दमक के साथ चल रहा है। मुख्तलिफ सियासी उरूज जवाल इस मुल्क में आते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं और उस वक्त की अपोजिशन उन हुकूमतों पर तनकीद करती रहीं। और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, सियासी गर्मा गर्मी इस वक्त भी मुल्क में अपने उरूज पर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद बन चुका है जो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन वो अब इतना मुत्तहिद और मौसर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा और अपोजिशन जमातों में इस वक्त तफरीक बढ़ती जा रही है। PDM के आखिरी इजलास में इस्तीफों और नवाज शरीफ की वापसी के मुतालबे पर उलझने वाली ऑपोजिशन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के एक दूसरे के खिलाफ बयान के बाद से मजीद दूर हो गई है। मरियम नवाज ने तो दबे अल्फाज में बिलावल भुट्टो की जानिब से का इशारा किया था। वो क्या इशारा था, जरा देखिए। आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। तो इस इशारे का जवाब भी आया और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज की बात का दबे अल्फाज में नहीं बल्कि साफ साफ जवाब दिया। कहा कि हमारी रगों में सिलेक्ट होना शामिल नहीं है। लाहौर का एक खानदान माजी में सिलेक्ट होता रहा है। क्या कहा बिलावल ने, ये सुनिए। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। तो कल तक एक दूसरे को भाई बहन कहने वाले, हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले आज एक दूसरे को ही सिलेक्टेड होने का ताना दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ही दो जमातें हैं जो कभी सिलेक्ट होने के खेल में शामिल नहीं रही। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। आज मैं जमात इस्लामी के साथ सिराजुल हक साहब के पास आया हूँ कि कराची से लेके खैबर तक एक ऐसे दो जमातें हैं जो कभी इस सिलेक्ट होने के सिलसिला में नहीं रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी है। तो अब अगर PDM के इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात को मान लिया जाए तो इसका सीधा और साफ मतलब यह निकलता है कि PDM में शामिल नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात, ANP, BNP मेंगल समेत तमाम की तमाम 9 जमातें सिलेक्टेड हैं, क्योंकि बिलावल ये वाज़ेह कह चुके हैं कि सिर्फ जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इस सिलेक्ट होने के खेल में शामिल नहीं रही हैं।
तो अब 26 मार्च को यह लॉन्ग मार्च होना था, जो कि अब नहीं हो रहा क्योंकि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकारी है। और अब 26 मार्च को नैब ने मरियम नवाज को तलब किया हुआ है और जिस तरह वो जा रही हैं उसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से 26 मार्च को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब लाहौर दफ्तर को रेड जोन करार देने की नैब की दरखास्त मंजूर हो गई है। नैब ने मरियम नवाज की 26 मार्च को पेशी के मौके पर सिक्योरिटी खदशात के बाइस पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत हासिल करने का फैसला किया था। मरियम नवाज ने नैब से मुकाबला करने और काफिले की शक्ल में नैब जाने का ऐलान किया था और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी पीडीएम कारकुनों को नैब पहुंचने का हुक्म दे चुके हैं, जिसके बाद नैब ने हुकूमत पंजाब को दरखास्त दी थी कि 26 मार्च को यानी मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब लाहौर में यह पेशी है, तो उस मौके पर मुबैना तौर पर नैब के बाज़ मुल्ज़िमान, सियासी जमातों के कारकुनों और दीगर अफराद की तरफ से नैब लाहौर की इमारत पर चढ़ाई करने, पथराव और सरकारी फराज की अंजामदही में मुबैना तौर पर रुकावट पैदा करने और इमारत को नुकसान पहुंचाने की इत्तलात हैं और इसीलिए रेंजर्स और पुलिस की खिदमत तलब की गई थी, जिसको पंजाब हुकूमत की तरफ से मंजूर कर लिया है। अब 26 मार्च को क्या मंजर हो सकता है? 20 में जब मरियम नवाज पेश हुई थी तो भी एक काफिले की सूरत में गई थी, वहां पर फायरिंग का वाकया हुआ था, पथराव का वाकया हुआ था, एक दूसरे पर शेलिंग की गई थी। क्या वही मनाजिर एक बार फिर देखने को मिलेंगे या इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी? इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 26 तारीख को अब जो होने जा रहा है, पेश की मरियम साहिबा की पेशी है, लेकिन पहले मरियम साहिबा ने कहा कि हम काफिले की सूरत में जाएंगे, मौलाना साहब ने उसकी मजीद तायद कर दी कि पीडीएम के तमाम कारकुनान जाएंगे। या हज़ारों या लाखों का मजमा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब नैब लाहौर के दफ्तर में जाएगा तो फिर क्या मनाजिर देखने को मिल सकते हैं? राजा साहब, ये पेशी क्या हो पाएगी कानून के मुताबिक? देखिए असदुल्लाह, एक तो एज ए कौम मैं समझता हूँ और हमारे लिए बाइस शर्म की बात है कि इस मुल्क की 10 पॉलिटिकल जमातें जिन्होंने मिलकर पीटीएम बनाया और पीडीएम की अभी हम सुनते आए कि कुछ माह पहले कि हम जी रावलपिंडी चले जाएंगे, हम जीएचक्यू के सामने धरना देंगे, हम हुकूमत ख़त्म कर देंगे और आखिर में उनकी औकात ये निकली कि वो एक गिरोह बन के एक ऐसी कॉन्विक्ट के जिनको सज़ा हुई है, जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, चौधरी शुगर मिल की, उनकी अपनी जो जाती उम्रा की इलीगल अलॉटमेंट है उसकी, तो अल्टीमेटली पीडीएम जो कह रही थी कि हम गरीब आदमी के लिए निकलेंगे, हम उनकी महंगाई की बात करेंगे, हम उनके बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमत की बात करेंगे, लेकिन हम देखते क्या हैं कि वही बात जो हुकूमत कह रही है कि इनके सामने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि इनके करप्शन के केसेस को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए और उसी तनाजुर में अब पीडीएम ये ऐलान कर रही है, मौलाना फजल रहमान वो जो पिछले साल भी एक लॉन्ग मार्च निकला और वो जो डंडे बरदार हमें नज़र आए, वो क्या इस मुल्क के अदारों के लिए और ऐसे अदारे के जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं उनके सामने आके खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि शायद फजल रहमान को ये भी नज़र आता है कि उसे भी नोटिस मिला हुआ है और उसने भी बड़ी ज़्यादा उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, लेकिन पॉइंट इज़ कि हुकूमत को अपनी रिट हर हाल में बरकरार रखनी है। अगर अदारे इस तरीके से प्रेशर में आएंगे, अगर अदारे इस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशंस, मैं तो समझता हूं कि नैब को जब पिछली दफ़ा मरियम बीबी वहां आई थी, जब गाड़ी की डिक्की में पत्थरों से भर के वो लोग आए थे वहां पे, तो उसके बाद जो इतनी खामोशी नैब ने 8 महीने 9 महीने 10 महीने अपने ऊपर तारी की, ये भी एक मुजरमाना गफलत है, क्योंकि ऐसे नहीं होता जब एक मुलजिमा या मुलजिम आपके अदारे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में हैम्परिंग कर रहा है, वो तफ्तीश में रुकावट कर रहा है, तो ना सिर्फ वो करप्शन के केसेस तो अपनी जगह, नैब के अंदर एक ऐसा सेक्शन है कि जो ये नैब को अख्तियार देता है कि कोई भी मुलजिम अगर अपनी तफ्तीश में हैम्पर करता है, रुकावट डालता है, तो उसको उसकी भी सज़ा दी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ इट्स हाई टाइम कि अब इसको फेस टू फेस इन्हें आगे आना चाहिए और इससे पहले कि कोई इस किस्म की चीज़ और ये प्रेशर डाले जाएं तहकीकाती अदारों पे, इनको देखा जाए और वो जो बेल की एप्लीकेशन इनकी लगी हुई है कैंसिलेशन के लिए, वहाँ भी ये दरख्वास्त दें कि जनाब हाई कोर्ट ने तो इनको ज़मानत दी थी इसलिए कि ये तफ्तीश में जाके उसके साथ कोऑपरेट करेंगी, तो ये तो इस किस्म के जलसे जुलूस और लोगों को ला रहे हैं
तो वो जो जमानत मिली है उसमें भी कैंसलेशन के लिए ये एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड बनता है। तो राजा साहब अब ये बताइएगा कि ये पिछले 5-6 माह नैब कहाँ फिर सोई हुई थी? नैब की भी तो अपनी जिम्मेदारी थी। अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी और मरियम साहिबा कहीं मसरूफ़ थी ज़िम्नी इंतखाब, सेनेट इलेक्शन, और वो अपनी पीडीएम की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थी, तो सिर्फ इस बुनियाद पर उन्हें नोटिस नहीं किया जा रहा था और इंतजार किया जा रहा था कि कब वो इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से फारिग होंगे और फिर हम बुलाएं। एहतसाब करना है तो अगर कोई सियासी कार्रवाई मुल्क में चल रही है या नहीं चल रही, नैब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। नैब को तो अपना काम जारी रखना चाहिए। राजा साहब, अरबाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यही वो सवालिया निशान है कि जो कि नैब की कारकर्दगी पे हमें नज़र आता है, जिसको अपोजिशन भी बारहा उठाती है, और यही वो 1-2 क्वेश्चन मार्क्स हैं कि हमें नज़र आता है कि क्या वजह है कि हुकूमती जो अरकान हैं उनके खिलाफ नैब की कार्रवाई बहुत स्लो होती है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन केसेस में चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को नैब को यकीनी तौर पे अगर वो ये चाहती है कि अवाम इस अदारे पे मुकम्मल अपना यकीन रखें और अवाम ये समझें कि अक्रॉस द बोर्ड इसमें हो रहा है अकाउंटेबिलिटी और ये कोई पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग नहीं है, तो फिर इनको सिर्फ और सिर्फ कानून के सामने रखते हुए, कानून के हवालों को सामने रखते हुए चलना पड़ेगा। फिर इन्हें किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि जनाब अब तो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, अब हम उन्हें फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो जाके अपनी कैंपेन करें। ये किस कानून में लिखा है? तो यही वो कमज़ोरियाँ हैं नैब के अदारे में कि जो नैब के अदारे की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाती है और अल्टीमेटली आवाम का जो एक एतमाद है नैब के अदारे में या अकाउंटेबिलिटी पे, वो बतदरीज अब कम होना शुरू हो गया है कि ये नैब की जो परफॉर्मेंस है, ना सिर्फ ये आप और हम कहते हैं, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और दीगर जजेस ने बारहा निशानदही की है कि नैब को अपनी कारकर्दगी और अपना जो प्रोसीजर है वो कानून के मुताबिक ढालना होगा, ना कि चेयरमैन नैब की मर्जी के मुताबिक कि जब वो चाहें किसी को अरेस्ट कर लें, जब वो चाहें किसी के समन्स निकाल दें, जब वो चाहें जो मर्जी करे। तो इट हैज़ टू गो एंड फॉलो द रूल्स। और राजा साहब, नैब का कानून और हमारे मुल्क का अपना कानून इस तरह की पेशियों के बारे में क्या कहता है? जब किसी को पेश होने के लिए बुलाया गया है, उस पर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो जमानत पर इस वक्त रिहा है, कितने लोगों के साथ वो पेशी पर आ सकता है? इस तरह से काफिलों की सूरत में, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर देने की सूरत में, क्या कानून उन पर फिर इस सिलसिले में इस पर अलग से भी कोई मुकदमा हो सकता है? कानून की नज़र में ये सब जायज़ है या फिर ये कानून की खिलाफ वर्जी है? एब्सोल्युटली इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये अदारों को प्रेशराइज करने का एक टैक्टिस है। अदारों को आप अपनी तफ्तीश को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए एक तो दफ़ा 144 लगा दें। 144 की खिलाफ वर्जी में खुद ब खुद ये तमाम लोग कानून के दायरे में आएंगे। नंबर 2, नैब का दायरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वो समझता है कि मरियम बीबी तफ्तीश में कोऑपरेट नहीं कर रही और वो हैम्पर करना चाह रही है, असरअंदाज हो रही है तफ्तीश पे, तो इसमें अलहदा से उनके खिलाफ एक नैब की शिक के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। और नंबर 3 कि ये किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि वो ना सिर्फ एक मुलजिमा है बल्कि वो एक पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और एक पार्टी को ये ज़ेब नहीं देता कि आपने मुल्क के कवानीन का एहतराम करना है और आप खुद उस कवानीन की अगर धज्जियाँ बिखेरेंगे, आप खुद ये कहेंगे। हमने दीगर भी सियासी लीडरान देखे, हमने देखा कि जरदारी साहब भी पेश होते हैं, हमने फरियाल तालपुर को देखा, उससे पहले अगर हम पास्ट में जाते हैं, बेनज़ीर भुट्टो अपने 2 छोटे बच्चों को लेके केसेस में पेश होती रहीं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। तो ये तो लग रहा है कि ये इस अंदाज में कोई अपना पॉलिटिकल गेन या कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट हासिल करना चाह रही हैं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही है कि हमें पॉलिटिकल जो फोरम अभी चंद माह पहले जब उस्मान गुजार साहब पेश हुए थे, सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हैं वो, लेकिन वो बगैर प्रोटोकॉल के वहां पर पेश हुए। और क्या उस पेशी को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है कि किस तरह बगैर प्रोटोकॉल के एक वजीर आला वहां पर पेश हुए? बिल्कुल जी, वजीर आला पेश होते हैं और हमने दीगर बहुत से इसमें देखे कि वो तमाम अरकान पेश होते हैं। इनकी अपनी पार्टी के काफ़ी अरकान पेश हुए, लेकिन हम ये वाहिद देख रहे हैं कि एक तो जब हमजा को पकड़ने के लिए गए थे तो वो तय खाने में चले गए और वहाँ बाहर अरकान आ गए। ये इसी फैमिली का वतीरा नज़र आ रहा है कि जब इनको बुलाया जाता है
तो ये फिर इस किस्म की हरबे इस्तेमाल करते हैं। गालिबन इसका एक वजह ये है कि कानून का जब एहतराम आपकी नज़र में नहीं होगा और आप इस किस्म के आप अपने आप को इतना समझेंगे कि हम कानून से बालातर हैं। मुझे उनकी तकरीर याद है कि जी हम एक जिसको वो कहते हैं कौन सा ख़ानदान था, हुकूमत करने वाला ख़ानदान, और हमारे ख़िलाफ़ ऐसे केसेस। तो इन चीज़ों को अब अवाम भी देख रही हैं और गालिबन अरबाब यही वो वजह है कि जब अब लाहौर में या किसी और जगह में अवाम को कॉल दी जाती है कि आप आइए और जलसे जुलूस और एजिटेशन में हिस्सा बने, तो वो नहीं बनते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें इनके अपने ज़ाती केसेस की हद तक रह गई हैं और ये इसमें कोई मुल्क का या गरीब आदमी का इनके अंदर दर्द दिल नहीं है और ना ही इनके एजेंडे पे कोई ऐसी चीज़ है। और साहब ज़रा आगे अब जिस तरह एनसीओसी ने ऐलान किया है मुल्क में एसओपी सख्त हो रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहे हैं, तो ये उस एसओपी की भी खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन हम जब भी देखते हैं कि अपोजिशन की कोई भी एक्टिविटी हो, किसी एक जमात की या अपोजिशन इत्तेहाद की, हुकूमत वहाँ हमें चाहे वो सूबे की हो या विफाकी हो, वो बेबस ही दिखाई देती है। अब आप दफ़ा 144 नाफिज करने की बात कर रहे हैं, अगर वो नाफिज कर भी दी गई तब भी उसके बावजूद ये लोग काफिले की सूरत में निकलेंगे, हुकूमत कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर लेगी, अगर करती है तो फिर एक क्लैश की सिचुएशन हो जाएगी। तो ये बचा कैसे जाए इस क्लैश की सूरत हाल से? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हुकूमत शायद सियासी तौर पे ये समझ रही है कि मुमकिना तौर पे इनकी जो सियासी पार्टी है मरियम बीबी की या पीडीएम, वो अगर कोई ऐसी सियासत करना चाहती हैं कि हम माजी में देख रहे हैं कि जिसमें कोई खून खराबा हो या कोई लाशें गिर जाएं या कोई फायरिंग हो जाए, तो उससे हम शायद कोई पॉलिटिकल मोमेंटम गेन करेंगे, शायद हम अपने पॉलिटिकल जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें चार्ज कर लेंगे। तो ये एक सियासी डिसीजन हो सकता है। अब सियासी डिसीजन को दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने सियासी तौर पे देखना है, एक आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो इतनी मजबूत होने चाहिए कि उसको अपना फैसला खुद करना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ सिचुएशन आ गई तो फिर उसने ये सियासत वगैरह को नहीं देखना, उसने देखना है कि सरकारी इमलाक, गरीब लोगों की चीज़ें, गाड़ियाँ ये महफूज रहें। और इसमें इनकी अपना एक टेस्ट है हुकूमत पंजाब का भी कि वो किस अंदाज में इसको टैकल करते हैं, क्योंकि इन सिचुएशंस को असल चीज़ होती है आपने टैकल करना है। मुमकिन तौर पे ये किया जा सकता है कि अगर इनको नज़र आता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा मॉब इकट्ठा हो रहा है या हाईली चार्ज लोग आ गए हैं, तो 26 की बजाय ये कह दें चलें जी आज की पेशी ख़त्म, 2 दिन बाद दोबारा आ जाइए, कुछ भी नहीं होगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, 2 दिन के बाद बुला लें। तो ये सारे ऑप्शन सब हैं बिल्कुल, और हुकूमत पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। सियासी मामलात पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, बड़ी मजबूत गिरफ्त है। अब ये मौलाना साहब ने जिस तरह तमाम सियासी जमातों को जो उनके इत्तेहाद में शामिल है पाबंद कर दिया है कि वो तमाम लोग मरियम साहिबा के साथ जाएं, पीपल्स पार्टी और इस वक्त पीडीएम की दीगर जमातों के दरमियान एक दूरी होती हुई आप भी महसूस कर रहे होंगे। एक दूसरे को पहले हुकूमत को मिलकर सिलेक्टेड कहते थे, अब एक दूसरे को कह रहे हैं। ये लगता है पॉलिटिकली ये इत्तेहाद आगे चल पाएगा कुछ महीनों तक? देखिए अरबाब, एक तो ज़हन में रखिए कि अगर आप इसको पीपल्स पार्टी और नून लीग को अलहदा करें, बाकी जो मौलाना ने तकरीर की जी तमाम 9 जमातें इकट्ठी हो गई, उन 9 जमातों के 9 अरकान पार्लियामेंट भी नहीं है, गालिबन 5 या 6 है, इससे ज़्यादा उनकी कोई सियासी हैसियत या वक़्त नहीं है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अगर आप देखते हैं तो शहबाज शरीफ साहब और हमजा जो कि काफ़ी दिनों से ज़मानत पे बाहर आए हुए हैं, आपने उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा कि जिसमें वो कोई ऐसी लाइन इख्तियार करें कि जो मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कर रहा है या मरियम बीबी कर रही है या जो अदारों के खिलाफ है। तो ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, वो डिवाइड मौजूद है और ये डिवाइड आगे जाके बढ़ती हुई नज़र आएगी जब कभी अगर ये फैसला करते हैं फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हम पीपल्स पार्टी के बगैर खुद से एजिटेशन में जाएंगे, तो अगर ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस्तीफ़ा देंगे तो उस इस्तीफ़ा की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी अंदरून पार्टी हमें टूट फूट होगी नून में। और नंबर 2 ये एक थोड़ी सी जिसको मुनाफकाना सियासत है कि एक तरफ तो आप पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों की बात करते हैं और उसी वक्त आप हल्का 249 कराची में मिफ्ता के लिए कंपेन कर रहे हैं, वहीं पीपल्स पार्टी के पास जा रहे हैं, दीगर जमात जा रहे हैं और आप वहाँ पे
पार्लिमान का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवाम इन चीज़ों को देख रही है कि जनाब एक ही सांस में आप पार्लियामेंट से रिजाइन की बात करते हैं, एक ही सांस में आप कराची के बाय इलेक्शंस में सीट जीतने की बात करते हैं। तो ये वो मफादात हैं कि जो मौके पे इनको नजर आते हैं उसे ग्रैब कर लेते हैं, और ये जाहिर कर रही है कि वो सियासी नापुख्तगी जिसकी बात की जा रही है, और बिलावल साहब की हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आपस में वो है इत्तेहाद, ये एक गैर फितरी इसलिए है कि पीपल्स पार्टी को अगर खतरा है तो वो पीटीआई की निस्बत नून लीग से सियासी तौर पे बेहद ज्यादा खतरा है। पीटीआई का ये जो पिछले इलेक्शंस थे, ये वाहिद इलेक्शंस थे कि जिसमें पीपल्स पार्टी मजीद वोट लेके, मजीद सीटें लेके उभर के सामने आई। तो पीपल्स पार्टी को तो नुकसान नहीं हुआ इस मौजूदा इलेक्शंस में, नुकसान तो हुआ नून लीग को। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी को मारा है तो वो नून लीग ने मारा है, पीटीआई ने नहीं मारा। तो जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़े अच्छे अंदाज में एक सियासी फैसले कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मरियम बीबी के जो फैसले हैं उनसे मैं समझता हूं कि नुकसान पहुंच रहा है एज ए पार्टी। और पार्टी अब ये रियलाइज कर रही है कि हमारी टोटल सियासत सिर्फ ये रह गई है कि किसी भी अंदाज में ये इमरान खान चला जाए या ये केसेस ख़त्म हो जाएं। तो जो सियासत है वो गालिबन इस चीज़ का नाम नहीं, सियासत अगले इलेक्शंस का नाम है, सियासत दीगर पार्टियों के साथ चलने का नाम है। तो यहाँ पे ना तजर्बेकारी और जाती जो उनसे मफादात हैं उससे सियासत को नुकसान अभी तक जो पीडीएम की एक ओवरऑल एक्टिविटी रही है पिछले 6-7 माह में, तो उसके बाद क्या वाकई ये हुकूमत के लिए कहीं राय साहब कोई खतरा है, या हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक है, या फिर अपना अपना सियासी फायदा समेटने के लिए तहरीक थी? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सेनेट और ज़मीनी इंतखाब लड़ने पर राज़ी किया तमाम अपोजिशन जमातों को, उन्होंने लड़ा और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। अब पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं दे रही, सिंध में उनकी पहले ही हुकूमत है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में जा चुके हैं, तो पॉलिटिकली तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा फ़ायदा उठाया इससे। बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ हुकूमत को भी फ़ायदा हुआ कि हुकूमत वो जो एक खौफ में मुब्तला थी कि ये सियासी जमातों का अकट पता नहीं क्या कर देगा, ये पीडीएम पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना प्रेशर बन जाएगा हुकूमत के लिए, किन मुश्किलात को खड़ा कर देंगे, अवाम को किस अंदाज में ये रोडों पर ले आएंगे। तो वो पीडीएम के गुब्बारे से जब हवा निकल गई, तो अगर आप अभी हुकूमती अफराद को देखें या उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बड़े रिलैक्स हो चुके हैं। उन्हें समझ आ गई कि ये पीडीएम कुछ भी नहीं है, ये पीडीएम वही है कि लाहौर का जलसा उन्हें नज़र आ गया, ये पीडीएम वही है कि जिसमें कभी मौलाना फजल रहमान गिले शिकवे करते हुए नज़र आते हैं, कभी पीपल्स पार्टी ने तो ओपनली कहना शुरू कर दिया। तो हुकूमत के लिए ये सियासी तौर पे अच्छा हुआ, और पीडीएम एक ऐसे उभर के सामने आई कि जो छोटी जमातें हैं अब वो इस नून लीग के या उसकी बातों में नहीं आएंगी, जैसे कि छोटी 2-2 सीटों वाली या 1-1 सीटों वाली जमातें हैं इसमें। तो वो फिर दोबारा से कोशिश करेंगी कि पीपल्स पार्टी भी अपना फायदा लेगी, नून लीग के अपने वो हैं, तो वो फिर हुकूमत की तरफ रुजू करेंगे, और कहीं ना कहीं एडजस्ट होने के लिए कि हमें थोड़ा बहुत जो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे नैब में मरीम नवाज की पेशी पर, बल्कि इस वक्त जो पीडीएम की मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने भरपूर अपना तज्जिया और तबसरा पेश किया। और इस वक्त पीडीएम में सूरत हाल ये है कि कल तक जो एक दूसरे को भाई बहन कहते थे, आज इशारों में और बराह रास्त एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये एक दूसरे के साथ बैठने के रवादार होंगे या नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब 26 मार्च को पहले लॉन्ग मार्च होना था, लेकिन अब लॉन्ग मार्च की जगह मरियम नवाज की पेशी है नैब की तरफ। तो पीडीएम की तमाम जमातों का एक तरह से वो लॉन्ग मार्च ही होगा, चूंकि मौलाना फजल रहमान ये वाज़ेह कर चुके कि पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुनान उसमें मरियम नवाज के साथ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी उस काफिले में शरीक सफ़र होंगे या नहीं। इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैमूर साहब, 26 को मरियम नवाज साहिबा के साथ पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी जा रहे हैं, चूंकि कल बिलावल साहब
मुस्लिम लीग नून के माजी के बारे में कुछ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उससे पहले मरियम साहिबा भी इशारतन बिलावल भुट्टो जरदारी पर एक वार कर चुकी हैं। तो इस वक्त सूरत हाल है क्या, जाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, मेरे ख्याल से अभी तक तो हमें इनविटेशन आज शाम तक तो मिला नहीं था। अच्छा। अगर उनका इनविटेशन आएगा तो मैं समझता हूँ पीडीएम के जानिब से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम भी उनको क़यादत के हुक्म के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, पर अभी तक हमें इनविटेशन मिल नहीं है। अच्छा, और अगर इनविटेशन आ गया, अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि मौलाना साहब इन्वाइट करें या मरियम साहबा खुद इन्वाइट करें, तो फिर हामी भरें, किसके इन्विटेशन पे जाएंगे? तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहबा के लिए भी इज्जत है, मौलाना साहब के लिए भी इज्जत है। अगर ये चाहते हैं हम उनके साथ उन्हें ज्वाइन करें तो वाई नॉट, बिल्कुल। हम पीडीएम के से इकट्ठा है और इंशाल्लाह ताला इकट्ठा रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो तलखी बढ़ी है तैमूर साहब, अब ये इसकी वजह क्या है? पहले मरियम साहिबा ने ट्वीट किया, उसमें इशारतन उन्होंने लव सिलेक्टेड के मुतबादिल का इस्तेमाल किया। बिलावल साहब ने उसको अपने ऊपर लिया, जबकि कल निहाल हाशमी साहब थे, वो कह रहे थे कि ये तो हम शाह महमूद कुरैशी के लिए और जहांगीर तरीन के लिए मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है। तो क्या वाकई वो ट्वीट पीपल्स पार्टी के लिए था, बिलावल साहब के लिए था? और फिर कल जो बिलावल साहब ने जिस तरह रिएक्ट किया, उस पर क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? मेरे ख्याल से हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी बड़ी जमातों में हो जाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें पीटीआई को तो सारा दिन इनके एमएलए पहले आपस में एक दूसरे के बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर इनके लीडरान जो है खुद इल्जाम लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 30-30, 35 और 70 करोड़ में टिकट भेजे हैं। उसके बाद जो है सो इनकी अपनी लीडर ऑफ अपोजिशन जो साबिका थे वो कह देते हैं इमरान खान को कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए या कोई हया नहीं चाहिए। तो हम तो उस लेवल तक नहीं गए। हम तो अलग अलग जमातें होते भी इकट्ठा इतने अरसे से एक अच्छा मूवमेंट चलाते भी आ रहे और इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। जहाँ तक बात है मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं होती है, मेरे ख्याल से बयानबाजी में हमें नहीं करना चाहिए था, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। इस चीज की शुरुआत ना होती तो बेहतर था, पर अभी सारे इस पर वर्किंग कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल वेरी सून इंशाल्लाह। मौलाना साहब भी अपना कर रहे हैं और वेंकट साहब भी अपना। तो तैमूर साहब, अभी कुछ हफ्तों पहले तक दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहते थे, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन अब ये तलखी इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। बिलावल साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं या इस मुल्क में जितनी सियासी जमातें हैं, वो सब की सब माजी में सिलेक्ट होने के खेल में इन्वॉल्व रही हैं। तो अब इसका बुरा तो मौलाना साहब भी मनाएंगे, दीगर जमातें भी मनाएंगी, जो दीगर 8-9 जमातें पीडीएम के इत्तेहाद में मौजूद हैं। और मरियम साहिबा को तो उन्होंने कहा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को जवाब देना होता तो मैं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को बोलता। तो ये तलखी ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में इतनी आसानी से कम होगी? नहीं, बहुत कम हो जाएगी। आपने देखा है भाई भी आपस में लड़ते हैं, बहन भाई की भी नाराजगी हो जाती है, मियाँ बीवी भी आपस में कभी नाराज हो जाते हैं। तो ये तो एक सियासी रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है। कभी कभार 19-20 हो जाता है। मौलाना साहब और मेंगल साहब दोनों अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये तलखियां वापस मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द। अच्छा, और तैमूर साहब, सिराजुल हक साहब से जो मुलाकात रही बिलावल साहब की, वो ज़ाहिर है उस सेनेट के उस एक वोट के लिए थी, चूंकि आप सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी लाना चाह रही है अक्सरियती जमात होने की बुनियाद पर। तो जवाब क्या आया? सिराजुल हक साहब का वोट पीपल्स पार्टी के लिए होगा या फिर वो पहले की तरह न्यूट्रल ही रहेंगे? लेट्स सी। ये फैसले तो मेरे ख्याल से अभी तक अनाउंस नहीं हुए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारी मुलाकात थी उनको दावत देने की पीडीएम के अंदर, क्योंकि हम पीडीएम को ज्यादा मजबूत तर्क करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे। उस लिहाज से मुलाकात हुई थी। उसके अलावा भी कुछ बातें हुई हैं तो वो अभी तक खुल के बाहर नहीं आई, ना ही हमारी लीडरशिप ने हमसे डिस्कस किया। तो बेसिकली मफातिमाल हम का बेसिकली यही था कि हम उनको अपने साथ ज्यादा करीब करें और इम्पैक्ट के साथ बना के अपने साथ शामिल करके शाना बशाना लेके चले। तो तैमूर साहब, पीडीएम को अगर मजबूत करना है तो जो पीडीएम के इजलास में जो मामला तय होते हैं उन पर अमल करने से पीडीएम ज्यादा मजबूत होगी? जैसे सेनेट में अपोजिशन लीडर वाला मामला तय हो गया था कि नून लीग का होगा, या फिर वो इस तरह से ज्यादा मजबूत होगी कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन हार गए तो अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अक्सरियती जमात वो है तो उनका अपोजिशन लीडर आना चाहिए सेनेट में? लेकिन ये सब मामला तब पेश आया जब एक ऐसे कैंडिडेट का नाम दिया गया अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट के लिए जिससे हमारी पुरानी तलखियां थी, जिनसे हमारे पुराने ऐसी चीजें थी जो हमारे दिल में थी, जिसकी हमने नजरसानी की अपील दे दी थी पीडीएम को भी और नून लीग के कारकुनान और वर्कर्स को समेत लीडरशिप तक की बात पहुंच चुकी थी। तो हमें ये शिकवा है कि ऐसा कोई नाम क्यों दिया गया जिससे उन्हें पता था कि हमें ये बात खराब लग सकती है। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब बैठ के इसका हल निकाल देंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि अपना जो नाम था वो चेंज करके ऐसा नाम लाएगी जिससे बाकी भी पीडीएम की सारी जमातें राजी हो जाएंगी। तैमूर साहब, जितनी तलखी माजी में मियां नवाज शरीफ के साथ रही है, जरदारी साहब की, खुद बीवी शहीद साहिबा की और बिलावल साहब की,
उतनी तो इस मौजूदा नाम के साथ नहीं हो सकती। तैमूर साहब की तरफ मैं वापस आता हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के सूबाई वजीर हैं। फयाज साहब के लिए आपने वक्त निकाला। ये अब 26 मार्च को ज़ाहिर रेंजर्स की खिदमत तो हासिल कर ली हैं नैब ने, लेकिन होने क्या जा रहा है? दफ़ा 144 क्या लगाई जाएगी फयाज साहब पेशी के मौके पर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला, सिंपल सादी सी बात है कि नैब का ऑर्डिनेंस है, उसका आर्टिकल 31A है, जिसके तहत किसी भी ज़ेर तफ्तीश फर्द का तफ्तीश में जो है रुकावट डालना काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है। और इस आर्टिकल के तहत रुकावट डालने वाले को 10 साल की जो है वो कैद बामुशक्कत हो सकती है। ये आपका जो आर्टिकल है ना 31A नैब का जो ऑर्डिनेंस, उसके तहत। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये पैदल हज करके आई हैं कि जो इतना बड़ा जुलूस लेके आएंगी, या ये कश्मीर फतह करके आई हैं कि जो ये जुलूस लेकर आएंगी, या लाल किले पे इन्होंने कोई झंडा लहराया है कि जो जुलूस लेकर आएंगी, या इन्होंने कोई हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम का कोई फार्मूला इजाद किया है डॉक्टर कबीर खान साहब की तरह कि ये हीरो के तौर पे जनाब वहां पे जुलूस लेके आएंगी। और भाई आपके ऊपर इल्जाम है, आपके ऊपर तफ्तीश है, आप मुजरिम हैं, आप मुल्जिम हैं, आपके ऊपर करप्शन की, बदयांती की, टकेमारी की, पैदागिरी की, नौसरबाजी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, मारामारी की, अफरा-तफरी की, मुआशी छीना छपटी की, बहुत लंबी फहरिस्त है। आपने उस इल्जाम के तहत जो है वो आपने आना है इन्वेस्टिगेटिव अदारे पे, तो आप पूरा लश्कर लेकर आएंगी? ये क्या तरीकेकार हुआ? इसका मतलब है कि ये रवायत बना दो कि जिसने भी करप्शन की है, जो भी मुल्जिम है, जो भी मुजरिम है, वो अदालत में आए, जुलूस लेकर आए और आके अदालत में जाओ चढ़ाई कर दे। तो मैं ये समझता हूँ बेगम सफदर अवान ने और इसके खानदान ने जो पाकिस्तान के हर अदारे को तबाह किया, हर अदारे पे हमला किया, ये दोबारा एक दफा फिर हमला करने जा रही हैं। लेकिन इनको नुकसान होगा, इनके पल्ले कुछ नहीं है, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। उसके मज़दाक मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी गलत हरकत करने चली है और इससे सोसाइटी के अंदर भी पोलराइजेशन पैदा होगी, अदारों के हवाले से भी जनाब एक चीजें जनाब गलत अंदाज से जनाब कन्वे होंगी और इनकी अपनी जात को भी और इनके खानदान को भी इसका बहुत नुकसान होगा। तो फैयाज साहब, ये इतनी लंबी चार्जशीट इनके खिलाफ आपने पेश की, तो फिर नैब इनके खिलाफ इतने अरसे से क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा था? फिर जमानतें क्यों हो जाती हैं? फिर वो इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक क्यों होती है? नैब ने तो नहीं की जनाबे वाला, वो नैब तो नहीं, मैं नैब का तर्जुमान नहीं हूँ, ये आप नैब के तर्जुमान से पूछें। लेकिन जो उनकी जमानत अगर हुई भी है तो वो आपके बाकी हाई कोर्ट के अंदर और बाकी सेशन कोर्टों के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी हुई है ना, तो ये आपकी प्रोसिक्यूशन के खिलाफ है। लेकिन वो एक जमानत पे आई थी ना, जमानत की उनकी प्ली क्या थी कि मेरे अब्बा जी बीमार है, मैंने उनकी तमीदारी करनी है, और अब्बा जी तो यहाँ से चले गए, मफरूर हो गए, वहां पे हट्टे कट्टे हैं, वहां पे पूरा खानदान जनाब मफरूर हुआ बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर जनाब आप जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं है उनकी जमानत की। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको परसों कानून की अतात करते हुए पूरे खुशो खजू के साथ जो है वो नैब के सामने पेश होना चाहिए। और इस किस्म की जो बदमाशी और इस किस्म की गुंडागर्दी कि आप लश्कर लेकर आए और इस तरह आके लश्कर कसी करें, ये जेब नहीं देता। तो फैयाज साहब, जो पिछली पेशी थी अगस्त 2020 में, उसमें भी किस तरह से पेश हुई थी? गाड़ियों में से पत्थरों भरे थैले निकले थे और क्या पूरा दिन वो एक मैदान जंग का मंजर तो ये परसों पता चल जाएगा ना। तो देखिए परसों पता चल जाएगा। और हमेशा की तरह जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई उस पिछली पेशी के जो जिम्मेदारान थे उस वक्त, जो जिन्होंने अमन अमान की सूरत खराब की थी, उनको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया हुकूमत ने? उनके खिलाफ भी तो केसेस हुए हैं ना, उनके खिलाफ केसेस हुए हैं बेखम है। अब भी अगर अपने कानून को हाथ में लेंगे तो इनके खिलाफ पूरे का पूरा सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह। फैयाज साहब, आप काफिले की सूरत में जाने का मौका इनको क्यों दे रहे हैं? दफा 144 लगा दें ताकि फिर ये मजमा काफिला अपनी ये टकटलियां पूरी कर ले ना, बेगम सफदर अवान अपनी टकटलियां पूरी कर ले, अपने शौक पूरे कर ले। लेकिन कल मैं ये समझता हूँ कि ये परसों ये इंतहाई रुसवाई इनके खाते में आएगी इंशाअल्लाह। नून लीग की सीनियर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। माइजा साहब, अब ये 26 तारीख को आपका लॉन्ग मार्च तो हो नहीं रहा, अब ये पेशी की सूरत में लॉन्ग मार्च का शौक आप लोग पूरा कर रहे हैं कि PDM की तमाम जमातों के रहनुमा वहाँ जाएंगे, तमाम कारकुनान वहाँ जाएंगे। पिछली पेशी पर भी जो कुछ हुआ था वो आपके हमारे सबके सामने था, फिर वही मैदान जंग वाला मंजर पेश करना चाहते हैं क्या इस पेशी पर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा आपको फिर से लेके जाती हूँ। इसी पेशी में मरियम नवाज साहिबा जो हैं नैब में जो है पेश होने के लिए गई थी कि वो एक पॉपुलर लीडर है, वो उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अगर फॉलोअर्स उनके साथ जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जमहूरियत है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। जमहूरियत में
हर आदमी का हक है कि वो सड़क पे आ सकता है अपनी इज्जत के लिए। दूसरी बात ये है कि जो अगर आप नैब चार्ज शीट देखें तो उसमें पहला ये लाइन है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात की है, तो उनका पूरा राइट बनता है और नैब की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उनको इस चार्ज पे बुलाएं कि उन्होंने नैब की जुरिस्डिक्शन को जो है उसको रियलाइज करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाइयों में इतना आगे बढ़ जाए कि अपनी जुरिस्डिक्शन भूल जाए। उनका काम है एसेट रिकवरी का, और एसेट रिकवरी के लिए उन्हें जो था उन्हें बुलाना चाहिए था। तीसरी बात ये है, तीसरी बात मेरी बात सुन लें, जिस तरह का इन्होंने पुलिस में तहारत किया उस वक्त और मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है तो क्या समझते हैं कि कितना तमाशा बनाया, ये हुकूमत ने तमाशा बनाया था। और अभी शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की जब भी हेयरिंग होती है आपने देखा है कि कितनी पुलिस की तैनाती होती है, कितने ये खौफजदा हैं, कितने ये डरे हुए हैं अवाम के की सपोर्ट से। तो बात तो वो इल्जाम से जाता है और वो जाता है पंजाब हुकूमत पे और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे, तो हमसे आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माइज़ा अमीन साहबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मौजूद थी और अपना मौक़िफ़ वो पेश कर रही थी कि जब भी कोई लीडर जाता है तो उसके फॉलोअर्स उसके साथ जाते हैं और ये उनका जमहूरी हक है। बहरहाल पिछली बार जो मनाजिर सामने आए थे, जिस तरह से पत्थरों भरी थैलियाँ वहाँ से बरामद हुई थी गाड़ी से मुस्लिम लीग नून के काफ़िले में से, वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी और ऐसी सूरत हाल से यकीनी तौर पर इस बार नून लीग को भी बचना होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कोरोना की सूरत हाल भी इंतहाई बिगड़ रही है। वैक्सीन एक आई है, कोई वैक्सीन फ्री मिल रही है और एक नई वैक्सीन जो कि जिसकी कीमत का तयन भी किया जा रहा है वो पाकिस्तान में कैसे दस्तयाब होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना की तीसरी लहर इस वक्त पाकिस्तान में तेजी से अपना असर दिखा रही है और पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन भी आ गई है, मगर इसकी कीमत को लेकर अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज से ठीक 2 दिन पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक निजी कंपनी की जानिब से मंगवाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत वफाकी हुकूमत को तजवीज़ की थी और ड्रैप ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकों की कीमत 8 से 9,000 के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। लेकिन ड्रैप की जानिब से कोरोना वैक्सीन की तयन की गई कीमत मुतनाज़ हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की निजी इदारों के जरिए दरामद और फरोख्त के खिलाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने वजीर आजम को एक खत लिख दिया है। नासरा जावेद इकबाल ने वजीर आजम से यह कहा है कि दुनिया में हुकूमतें कोरोना वैक्सीन आवाम को मुफ्त फराहम कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने कोरोना वैक्सीन निजी इदारों को दरामद करने की इजाज़त दी। काबीना की रूसी वैक्सीन की मंजूर करदा कीमत आलमी कीमत से 160% ज्यादा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकों की कीमत 8,449 रुपए मुकर्रर की गई है और चीनी कोरोना वैक्सीन की फी इंजेक्शन की कीमत 4,225 रुपए मुकर्रर है। वाइस चेयरपर्सन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की कीमत 1,500 पाकिस्तानी रुपए बनती है। आलमी मार्केट से 150% ज्यादा कीमत पर फरोख्त और ओवर चार्जिंग का यह संजीदा इशू है। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने खत में यह भी मुतालबा किया है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की तमाम तर तफसीलात अवामी सतह पर जारी की जाएं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 72 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 3,200 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। एल सईद तजम्मुल हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर फरहान ईसा भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये बताइएगा कि अब ये वैक्सीन की कीमत से मुताल्लिक भी बात हो रही है। स्पुतनिक 5 की कीमत तय कर दी गई है। साइनोफार्म तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब थी, लेकिन वो सिर्फ 60+ के लोगों को और हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही थी। अब ये सूरत हाल वैक्सीन आने के बाद क्या बेहतर होती हुई आप देख रहे हैं कोविड सिचुएशन? ये जो है देखिए अभी सिचुएशन ये है कि डेफिनेटली जो है ये कॉस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी चैलेंजेस आ रही हैं, लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से एनसीओसी हैंडल कर रही है सिचुएशन और तकरीबन सबको फ्री वैक्सीन लगाई जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अब नई डोजेस गवर्नमेंट के पास आएंगी तो ये लेसर जो 60 से कम के लोग हैं उनको भी प्रोवाइड की जा सकती हैं और दी जाएंगी प्रॉबली। एज फार एज आई एम कंसर्न मेरी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तो तैयार हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें फ्री वैक्सीन
प्रोवाइड करती है तो हम फ्री में लगाने के लिए भी तैयार हैं। और आई थिंक इस वक्त कोविड को एज अ नेशनल कॉज लेके चलना चाहिए, और डेफिनेटली जिस तरह से आप प्रोग्राम कर रहे हैं प्राइसेस के बारे में और प्रॉफिटेरिंग के लिए, ये मतलब नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, और ये जो थर्ड वेव है, ये पिछली 2 वेव से ये कितनी मुख्तलिफ है? ये यूके से शिफ्ट हुई है, जो इसका ट्रांसफ़र रेट है सुनने में आ रहा है कि वो बहुत तेज़ी से ही फैल रही है, और ये एक शख्स कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है? ज़रा इस पर भी अगर आप रोशनी डालें। नहीं, ये तो बहुत आपने अच्छा पॉइंट किया, और अवेयरनेस क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद और पंजाब में तो ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर गया और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मूव कर गए हैं, और ये यंगर एज ग्रुप के पॉपुलेशन को ज़्यादा डैमेज भी कर रहा है। एल्डर्स या इम्यून कॉम्प्रोमाइज तो चैलेंज में थे ही पहले भी और रहेंगे, और या जिनके अंदर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर और दूसरे कोमॉर्बिड हैं, लेकिन ये 45 से 55 एज के ग्रुप के ब्रैकेट को भी हिट कर रहा है, और काफ़ी डेथ्स हो रही हैं। पंजाब में और इस्लामाबाद में डेथ रेट बढ़ गया, लेकिन ये कराची में भी नज़र आने लग गया। और हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट्स हो रही हैं और ये वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है, ये एक चैलेंज है जो मैं देख रहा हूँ कि कराची में भी ये चैलेंज अनकरीब आने वाला है। और यहाँ पे अब जो लोग काफ़ी रिलैक्स भी हो गए हैं और SOPs को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं और समहाउ बैक टू नॉर्मल आ गए हैं, जबकि हमें अब ये अंदाज़ा होना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अब एक्चुअल बैक टू नॉर्मल कभी भी नहीं आ सकते हैं। ये कोविड इज़ नाउ हेयर, और ये एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर एहतियात नहीं करेंगे, ये जो वायरस का आपका दूसरा सवाल था कि कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है और ये ज़्यादा फास्ट कर सकता है। इसके हर पॉपुलेशन एक अलग लेवल पे होती है और उसकी इम्यूनिटी के हिसाब से है, लेकिन मैं फील ये करता हूँ कि ये मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि ये एक पेशेंट जो है वो 8 से 9 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है अगर उसके करीब खड़े हैं 6 फुट के अंदर डिस्टेंस से, और ये बहुत जल्दी आपस में ट्रांसमिट भी बहुत फास्टर कर रहा है और ये बड़ा लीथल है। इसके लिए इंग्लैंड वगैरह में वैक्सीन के लिए भी इन्होंने स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि इसकी जो कॉकटेल वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि एक हमारे पास mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं जिसमें मॉडर्ना और फाइजर है, और दूसरी कन्वेंशनल वैक्सीन हैं जो कि साइनोफार्म वगैरह थी। तो ये चाह रहे थे, इंग्लैंड में एक स्टडी हो रही है कि ये कंबाइन करके दी जाएं। ये इतना लीथल है कि अभी मतलब, और ये अगर हमने अभी ख्याल नहीं करा तो ये फिर हम लॉकडाउन की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, चलें डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, तजम्मुल साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँ। तजम्मुल साहब, अब ये जो पिछले 2 फेज थे उसमें भी आपसे बातचीत होती रही, उस वक्त के डेटा में और अभी के डेटा में ये कितना फ़र्क सामने आ रहा है? अभी जो इनिशियल NCOC ने लॉकडाउन तजवीज़ किया है, 8 बजे तक की रिस्ट्रिक्शन हो गई है, क्या आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि ये फिर पीछे होकर 6 और 5 बजे भी कर दिया जाएगा, क्योंकि रमज़ान की भी आमद है? जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट किया। जी देखिए, अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती और सिवेरिटी इसी तरह बढ़ती रहती है या कंसिस्टेंट रहती है, तो चाहे स्कूल्स के खुलने की डेट को आगे पोस्टपोन किया जाए या जो मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है उनको और से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए, ये बिल्कुल करना पड़ सकता है अगर हमारे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, द सिचुएशन इज़ नॉट गुड एंड इट डज नॉट सीम टू बी गेटिंग बेटर एनी टाइम सून। और क्योंकि पेंडेमिक फटीग भी आ गई है, लोग और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुके हैं, तो उसकी वजह से हालात, और वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, तो उसकी वजह से हालात को ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, तो तजम्मुल साहब, ये जो थर्ड वेव है, ये अभी तक का जो डेटा है उससे ये पता चल रहा है किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को ज़्यादा टारगेट कर रही है, किसी स्पेसिफिक एरिया में ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही है? इस बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं? जब आप एरियाज की बात करते हैं तो पंजाब ज़्यादा इफेक्टेड है, और पंजाब के अब सिर्फ लाहौर तक की बात नहीं रही, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्टेड है। और अब अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं लाहौर की सिर्फ, तो लाहौर में इस वक्त हर 10 में से 11 को कोविड हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट ठीक ठाक ऊपर है। रावलपिंडी का हर 100 में से जो है 17 लोगों को हो रहा है। तो इस तरह अगर आप देखते रहे तो पंजाब के ओवरऑल नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ तक बात की आपने इफेक्ट करने की, तो देखिए पहले सिर्फ कोविड की बात होती थी कि जी 60 प्लस या 70 प्लस को ज़्यादा कर, जिस तरह के अभी डॉक्टर साहब ने कहा, बच्चों से ट्रांसमिशन तो बढ़ ही रही थी, अब बच्चों में और मिडिल एज लोगों को भी कोविड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, कल डॉक्टर अमजद अली सैयद साहब यूके से हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर है ये थर्ड वेव यूके से ही ज़्यादा शिफ्ट हुई है, तो जब ये वहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ था, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा डिले कर दिया, ट्रैवलिंग को महदूद कर देना चाहिए था, यूके की फ़्लाइट्स को बैन हो जाना चाहिए था, तो शायद इससे कोई मदद मिल सकती इसको कंट्रोल करने में? डॉक्टर फरहान साहब, ये देखिए, एक्चुअली पता हो क्या रहा है कि
बहुत फास्ट चीज़ें मूव कर रही हैं और NCOC तो डेली की बुनियाद पे मीटिंग्स कर रही है। हमें इसलिए पता है कि हम जो PCR टेस्ट करते हैं, कोविड टेस्टिंग, वो NCOC से कनेक्टेड है। हमारा रिजल्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जाता है और इधर NCOC को भी जाता है। तो बेसिकली ये डिले से होता है जब मीटिंग्स ना हो रही हो या फॉलो अप ना हो रहा हो, लेकिन ये दिन में जो है ये 4 से 5 दफ़ा जो है वो NCOC की जो हेड्स हैं वो इसका फीडबैक और फॉलो अप कर रहे हैं। चैलेंज ये आता है कि इंग्लैंड से जो फ्लाइट अब तो काफ़ी उस पर कंट्रोल भी हो रहा है और PCR टेस्टिंग भी उसकी कंफर्म कर दी गई है। ये तो देखें ना, अभी जो एमिरेट्स में या दूसरी एयरलाइंस दूसरी कंट्रीज में भी जो जाते हैं उसमें भी कोविड टेस्टिंग कराना ज़रूरी है। अब एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम मूव कर गए, लेकिन हमें साथ साथ बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा चैलेंज है और बड़ा गरीब मुल्क है और डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, तो इसका जो बैलेंस है ये बड़ा इंट्रिकेट है। NCOC के जो लोग हैं वो बहुत सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर ये बताता चलूँगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, 2 चीज़ें इस वैक्सीन के बारे में बताता चलूँ कि एक तो ये है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि शाज़ो नाज़िर होता है कि वैक्सीन जो है बीमारी किसी को हो चुकी होगी तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो ये जो 60 ईयर्स ओल्ड से ऊपर लोग हैं उनको मैं बताता चलूँ कि अगर कोविड वैक्सीन, अगर वो इस वक्त कोविड से सफ़र नहीं कर रहे हैं, बीमारी में खुद इस वक्त मुब्तला नहीं है और रिकवर कर भी चुके हैं, तो भी ये कोविड की जो वैक्सीन है ये वो उनको लगानी है। दूसरी चीज़ है कि एक वैक्सीन जो है ये कैरियर स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो अगर बंदा खुद तो प्रोटेक्ट शायद हो जाएगा इस वैक्सीन से बिल्कुल, लेकिन ये जो कैरियर स्टेट है कि वो दूसरे जरासीम को कैरी करके दूसरे को लगा दे, ये चीज़ इसको इससे प्रोटेक्शन ये वैक्सीन नहीं देता। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए कि अगर कोई वैक्सीनेट हो चुका है और वो कैरियर साबित हो सकता है, तो इसका मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी SOPs को उसी तरह से फॉलो करना है जैसे वैक्सीनेशन से पहले? बिल्कुल, आपने बहुत वाइज की है। बेसिकली हाथ साफ करना, मास्क को पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, क्राउडेड जगहों पे ना जाना, इसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज इसकी केयर नहीं करेंगे और कल जब स्मार्ट लॉकडाउन, मेजर लॉकडाउन में अगर कन्वर्ट हुए तो फिर आवाम खुद जिम्मेदार होगी, गवर्नमेंट या NCOC का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं तो डॉक्टर भी लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि न्यू नॉर्मल की तरफ मूव कर गए। अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी है और नॉर्मल एक्टिविटीज़ में रहना है, घर को चलाना है, स्कूल्स कॉलेजेस जाना है, जॉब्स पे जाना है, तो खुदा के वास्ते जो है ये SOPs जो बताई गई हैं उसको फॉलो करें। मास्क आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेता है और मास्क वो शख्स जो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करता है। सही। तो तजम्मुल साहब आपकी क्या एडवाइस है फिर अब आम लोगों के लिए और फिर NCOC के लिए कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरह की एहतियात करनी है, वरना फिर ज़ाहिर NCOC मजबूर हो जाएगी कोई सख्त कदम उठाने के लिए? देखें, इस वक्त आपके 300 से ज़ायद लोग वेंट पर हैं। वेंट लास्ट ऑप्शन होती है। पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं आप? पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ आपसे। ये एक सीरियस नंबर है। आपकी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे भी ठीक ठाक लोग हैं, 1300 से ज़्यादा लोग आपके हाई फ्लो पे ऑक्सीजन पे। इससे आपको पता ये चल रहा है सिवेरिटी ऑफ डिजीज एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हद्दुल इम्कान बड़े लॉकडाउन्स की तरफ ना जाए, जिसका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस ना बची तो गवर्नमेंट के पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो लॉकडाउन शहरों की तरफ आ जाए, मुल्क की तरफ आ जाए, खुदा न खास्ता, जो कि आखिरी एक स्टेप होता है। अगर SOPs फॉलो ना किए तो इससे लाइफ डैमेज हो सकता है, लोगों की अमवात इनकर होती हैं। ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि आप शायद खुद अगर मिडिल एज के हैं या यंग एज के हैं तो आप वायरस से रिकवर शायद कर जाए इंशाल्लाह, लेकिन आप सीनियर सिटीजन्स के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो प्लीज सारे लोग इस चीज का एहतियात करें कि वो SOPs का खास ख्याल रखें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तजम्मुल हुसैन साहब, डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों की जानिब यही दरख्वास्त की जा रही थी कि महदूद रहिए, महफूज रहिए और SOPs पर अमल करते रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।